फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। श्री करणी एकेडमी के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 12th हिंदी मीडियम के अंदर जो पोर्शन अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका पृष्ठीय रसायन या पृष्ठ रसायन के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि अपन सब जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल 5 यूनिट है अपने पास में, जिसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर आपके रसायन विज्ञान के अंदर, ठीक है ना, टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कितने यूनिट हैं आपके 5 यूनिट दिया हुआ है। उसके अंदर अपन जो शुरू करने जा रहे हैं आज यूनिट आपका जो 5 है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। यूनिट 5 कौन सा है अपने पास में? पृष्ठ रसायन, या कौन सा है आपके पृष्ठीय रसायन आपके होता है, ठीक है भाई। पृष्ठ रसायन ये क्या है? पृष्ठीय रसायन अपने पास में होता है, ठीक है। तो अब इस यूनिट के अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इस शब्द का अपने को क्या है भाई पता, अर्थ पता होना चाहिए कि इस पृष्ठीय रसायन का मीनिंग क्या है, ठीक है। पृष्ठीय रसायन क्या चीज होती है, क्या इसका मीनिंग्स है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि अपने पास में पृष्ठीय रसायन का मतलब होता है पृष्ठ, ठीक है भाई। तो पृष्ठीय रसायन की क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है आपके किसी पृष्ठ पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का क्या करते हैं अपन लोग अध्ययन करते हैं, या पृष्ठ के गुणों का क्या करते हैं अपन लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई। तो पृष्ठीय रसायन के अंदर किसी पृष्ठ पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पृष्ठीय रसायन आपके कहलाता है, ठीक है। अब जैसा कि थोड़ा आपको पता होना चाहिए पृष्ठ क्या चीज होती है। पृष्ठ होता है दो सतहों को जो अलग करे, क्या है आपके दो सतह को जो अलग करता है ना भाई, वो क्या होता है? अपना पृष्ठ होता है, ठीक है। दो सतह को जो अलग करता है वो क्या होता है? पृष्ठ होता है, ठीक है। तो पृष्ठीय रसायन के अंदर परिभाषा समझ में आई भाई? किसी पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना या पृष्ठ के गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अपना पृष्ठीय रसायन कहलाता है। समझ गए बात को? तो ये तो होती है इस पृष्ठीय रसायन की परिभाषा है। ध्यान रखना, ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर यूनिट नंबर क्या है? 5 है। ये कौन सा यूनिट है? यूनिट 5 आपका है, ठीक है भाई। अब देखिए, इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊं कि इस पार्ट से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना होता है। वो डेफिनेशन कौन सी है वो अपने को पढ़ना है। तो उन डेफिनेशंस के अंदर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली डेफिनेशन तो जैसा कि आपको पृष्ठीय रसायन बता दिया, उसके बाद जो डेफिनेशन पढ़नी है अपने को वो पढ़नी है अधिशोषक की। किसकी पढ़नी है? डेफिनेशन नंबर 2 कह सकते हैं अपन लोग, वो किसकी है? अधिशोषक की आपके पढ़नी है। अब देखो, अधिशोषक क्या है कि वह पृष्ठ जिस पर गैस के अणु आकर जुड़ते हो, वह पृष्ठ जिस पर कौन गैस के अणु आकर जुड़ते हो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये आपका पृष्ठ है। जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हो, जो आपका बोर्ड है ना भाई, वो एक प्रकार का क्या होता है? पृष्ठ होता है, ठीक है ना। तो ये तो मान लीजिए पृष्ठ हो गया, इस पर ये कौन आकर जुड़ रहे हैं? गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो पृष्ठ बनाया ना अपन ने, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं अपन लोग? अधिशोषक कहते हैं। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को किस नाम से जानते हैं अपन लोग? अधिशोषक कहते हैं। क्लियर? जो पृष्ठ है वो क्या है? आपका अधिशोषक होता है, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो जाती है, वह पृष्ठ जिस पर कौन आकर जुड़ते हैं? गैस के अणु आकर जुड़ते हैं, उस पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं भाई? अधिशोषक कहते हैं। ये डेफिनेशन नंबर क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊं, तीसरी डेफिनेशन जो है आपके, तीसरी डेफिनेशन जो है वो है अधिशोष्य की। तीसरी डेफिनेशन किसकी रहेगी आपके? अधिशोषक के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जो अपने पास होती है वो किसकी होती है? अधिशोष्य की होती है, ठीक है भाई। ये डेफिनेशन नंबर कौन सी हो गई आपके? 3 हो गई। अब अधिशोष्य क्या होता है कि अधिशोष्य आपके जैसे मान लीजिए ये आपके अधिशोषक की सतह पर, किसकी सतह पर? आपके अधिशोषक की सतह पर जो गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं ना भाई, वो क्या कहलाते हैं? अधिशोष्य आपके कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अधिशोषक की सतह पर
जो गैस के अणु आकर जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बताया था बेटे, ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ को आपने क्या कहा था, इसको अपन ने कहा था अधिशोषक। इस पृष्ठ को किस नाम से जानते हैं, अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। और इस पर ये जो गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये गैस के अणु आकर जो जुड़ रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अधिशोष्य आपके कहलाते हैं, ठीक है ना। पृष्ठ पर जो गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिशोष्य। तो देखो इस पार्ट के अंदर मेन चीजें क्या है, इसकी डेफिनेशन है। जो पृष्ठ हो गया वो कौन हो गया, अधिशोषक। जो गैस के अणु आकर जुड़ गए वो कौन हो गए, अधिशोष्य आपके हो जाते हैं। वो कौन हो जाते हैं, अधिशोष्य आपके हो जाते हैं। तो कितनी डेफिनेशन आ गई भाई, 3 आ गई। पहली कौन सी आ गई, पृष्ठीय रसायन की परिभाषा आ गई, ठीक है। दूसरी किसकी आ गई, आपके अधिशोषक की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अधिशोषक के बाद में किसकी डेफिनेशन आ गई बेटे, अधिशोषक के बाद तीसरी जो डेफिनेशन है वो किसकी आ गई, आपके अधिशोष्य की डेफिनेशन आ जाती है। इसकी आ जाती है, अधिशोष्य की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद देखिए चौथी डेफिनेशन कौन सी रहेगी आपके, चौथी डेफिनेशन रहती है अधिशोषण की। ये डेफिनेशन नंबर आपकी 4, ठीक है। किसकी है, अधिशोषण की परिभाषा है। तो देखो मैं आपको बताऊं, अधिशोषण जो होता है ना, एक पृष्ठीय घटना होती है। कैसी घटना है, एक पृष्ठीय घटना है जो हमेशा कहाँ होती है, केवल पदार्थ के कहाँ पर होती है, पृष्ठ पर होती है। अधिशोषण कैसी घटना है, पृष्ठीय घटना है जो पदार्थ के पृष्ठ पर होती है, ठीक है ना। तो देखो ये आपके अधिशोषक की सतह पर, शब्द क्या है, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थों का आकर जुड़ना। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है भाई, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। मैं बार बार ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये अधिशोषक हो गया, इस पर ये जो गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं, इसकी सतह पर ये जो गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। इस घटना को किस नाम से जानते हैं अपन लोग, अधिशोषण कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो तीनों परिभाषाएं जुड़ी हुई हो गई। ये पृष्ठ हो गया अधिशोषक, ये गैस के अणु हो गया अधिशोष्य, और ये घटना कौन सी हो गई बेटे, अधिशोषण आपकी हो जाती है। कौन सी घटना हो जाती है, अधिशोषण अपने पास हो जाता है। क्लियर, तो 4 डेफिनेशन आपके आ जाती है। देखो दैनिक जीवन में अगर समझना है ना, अधिशोषण पृष्ठ पर जो भी काम हो रहा है, जैसे आपको मैं बताऊं, आप जल के अंदर जैसे मान लीजिए तेल डालते हैं, ठीक है, तो आप सब जानते हो तेल कहाँ पर रहेगा भाई, पानी की सतह पर रहेगा। तेल कहाँ पर रहता है, पानी की सतह पर रहता है। तो ये कैसी घटना हुई, पृष्ठीय घटना हुई, ठीक है ना। पृष्ठ पर हो रही ये कैसी घटना है, पृष्ठीय घटना है। और ये कौन सा है, डेफिनेशन किसकी होती है, अधिशोषण की, ठीक है ना। पानी की सतह पर तेल रहता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, आपका अधिशोषण आपके हो गया, ठीक है ना। तो पृष्ठीय रसायन, अधिशोषक, अधिशोष्य, और क्या हो गया भाई, अधिशोषण आपके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 5वीं डेफिनेशन की यदि अपन बात करें, तो अपनी जो 5वीं डेफिनेशन है वो रहती है विशोषण की। वो किसकी रहती है, विशोषण। ये डेफिनेशन नंबर आपके 5, और ये किसकी है, विशोषण की परिभाषा होती है। देखिए विशोषण जो होता है ना बेटा, अधिशोषण की कैसी घटना है, विपरीत घटना है। यानी विपरीत का मतलब उल्टा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य पदार्थ क्या होता है, वापस हट जाता है। आगे बात समझ में, वापस क्या होता है आपके, हट जाता है। क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके, विशोषण कहलाता है। अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य पदार्थों का वापस हटना विशोषण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कौन था, अभी बार बार बता रहा हूं, ये पृष्ठ कौन था, अधिशोषक। ये पृष्ठ कौन है आपके, अधिशोषक है, ठीक है। इस पर ये कौन आकर जुड़े, गैस के अणु आकर जुड़े, तो ये कौन हो गए, अधिशोष्य। ये कौन हो गए, अधिशोष्य। अब आप सब जानते हो गैस के अणुओं का आकर जुड़ना क्या हो गया था भाई, आपके अधिशोषण हो गया था। इनका आकर जुड़ना तो क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। और इन गैस के अणुओं का वापस हटना, मैंने क्या कहा, विपरीत घटना है। तो इन गैस के अणुओं का पुनः हटना, ठीक है भाई, गैस के अणुओं का क्या है, पुनः हटना क्या कहलाता है आपके,
अधिशोषण कहलाता है। क्या सॉरी विशोषण कहलाता है। पुनः हटना क्या कहलाता है आपका? विशोषण कहलाता है। समझे बात को? तो अधिशोषण में तो आकर जुड़ते हैं और विशोषण में क्या होते हैं? वापस चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपके डेफिनेशन नंबर 6 यहाँ आई हुई है अवशोषण की। ये कहाँ की डेफिनेशन आई हुई है? अवशोषण की डेफिनेशन आपके आई हुई है, ये अवशोषण। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा है अवशोषण एक क्या है? स्थूल घटना होती है। कैसी घटना होती है? अवशोषण कैसी घटना है? स्थूल घटना है, जो संपूर्ण पदार्थ में क्या होती है बेटे? एक समान रूप से होती है। ठीक है ना। जैसे पानी में क्या करेंगे? शाई की बूंद डालेंगे तो पूरा पानी कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, आप सब जानते हैं। ठीक है ना। तो अवशोषण तो होता है आपके, अधिशोषण तो होता है पृष्ठ पर, और अवशोषण क्या होता है? संपूर्ण पदार्थ में। ठीक है ना। जैसे इसका और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अवशोषण का। अपन लैब में जब काम करते हैं, देखो आपके टाइटेशन है KMnO4 वर्सेज FS की। ठीक है ना। तो जो KMnO4 का सॉल्यूशन बनाते हैं ना अपन लोग, ठीक है, कैसे बनाते हैं? KMnO4 लेकर जब आप उसको जल में घोलोगे ना तो क्या होगा? पूरा पानी क्या हो जाएगा? आपके नीला हो जाता है या बैंगनी कलर का आपके हो जाता है। तो पूरे पानी में KMnO4 फैल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपके ये अवशोषण है। ये कैसा है? आपके अवशोषण होता है। तो दोनों शब्द क्लियर रहना चाहिए। अधिशोषण सिर्फ कहाँ पर होता है? पृष्ठ पर होता है। अवशोषण कहाँ होता है? संपूर्ण पदार्थ में होता है। तो अवशोषण कहाँ होता है? आपके संपूर्ण पदार्थ के अंदर आपके होता है। समझ रहे हो बात को? अवशोषण कहाँ होता है? संपूर्ण पदार्थ के अंदर होता है। तो कितनी डेफिनेशन आ गई भी आपके? 6 डेफिनेशन आपके सामने आ जाती है। देखो मेजर डेफिनेशन तो इस पार्ट के अंदर यही है, लेकिन कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन और भी है जो इससे आपके जुड़ी भी है। ठीक है ना। जैसे एक डेफिनेशन नंबर ये 7 जो है आपके, वो आती है अंतरापृष्ठ की। किसकी आती है? अंतरापृष्ठ की आती है। ठीक है ना। तो क्या है? अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ जहां पर सहकेंद्रित होते हैं, यानी जहां पर आकर जुड़ते हैं ना, वो क्या कहलाता है? आपके अंतरापृष्ठ कहलाता है। यानी अधिशोषक की सतह पर जहां पर अधिशोष्य पदार्थ जुड़ता है, सहकेंद्रित का मतलब क्या होता है बेटे? जुड़ना। जहां पर जुड़ता है ना, वो पृष्ठ क्या कहलाता है? अंतरापृष्ठ कहलाता है। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए ये आपका अधिशोषक है, ये यहाँ पर अधिशोषीय पदार्थ सहकेंद्रित हो रहा है, तो ये पृष्ठ कौन सा हो गया? अंतरापृष्ठ। ठीक है। इसी तरह से ये आपके 8वीं डेफिनेशन है सक्रिय केंद्र की। किसकी है? सक्रिय केंद्र की। ध्यान रखना, अंतरापृष्ठ पर जहां मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, मुक्त संयोजकता का मतलब जहां अधिक अधिशोषण हो ना, वो क्या कहलाता है? सक्रिय केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। जहां पर आपके मुक्त संयोजकताएं हो, वो क्या कहलाता है? आपके सक्रिय केंद्र कहलाता है। ये जनरल परिभाषा है। उसके बाद 9वीं डेफिनेशन आपके है धनात्मक अधिशोषण की। कि देखो जिसमें आपके वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषण की सतह पर अधिशोष्य पदार्थों का अधिकतम अधिशोषण हो। क्या होना चाहिए? अधिकतम अधिशोषण। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो जहां अधिकतम अधिशोषण हो जाए, जहां पर क्या हो जाए? आपके अधिकतम अधिशोषण हो, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन सभी जानते हैं एक बोर्ड होता है, टीचर क्या पूरे बोर्ड पे सब जगह एक जैसा लिख सकता है? नहीं लिख सकता। ठीक है ना। कहाँ पर अधिक लिखा, कहीं पर कम लिखता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये पृष्ठ है, यहाँ पर आपका अधिशोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये हो गया आपका धनात्मक अधिशोषण। और पृष्ठ पर अगर अधिशोषण, जैसे अगली डेफिनेशन जो आएगी वो ऋणात्मक अधिशोषण की आती है। ऋणात्मक अधिशोषण में जैसे आपको मैंने बताया न्यूनतम अधिशोषण, धनात्मक में तो अधिकतम, और ऋणात्मक में क्या होता है? आपके न्यूनतम अधिशोषण आपके होता है। ठीक है ना भाई। क्या होता है? न्यूनतम अधिशोषण हो तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण अपन लोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से देखिए टोटल क्या है? 9 डेफिनेशन आपकी इसके अंदर हो जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ 9 डेफिनेशन कौन कौन सी थी। जैसे सबसे पहले आपके कौन सी? पृष्ठीय रसायन की डेफिनेशन बताई गई, पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं। दूसरी आपके कौन सी बताई गई? अधिशोषक के बारे में आपको बताया गया। तीसरा कौन सा बताया गया भी आपके? तीसरा आपके अधिशोष्य के बारे में आपको बताया गया।
अधिशोष्य के बाद में चौथी बताई गई अधिशोषण, ठीक है ना। शब्दों का ध्यान रखना हो, सब अ से शुरू होते हैं, अधिशोषण। इसी तरह से पांचवा जो था वो था अपने पास में अवशोषण। पांचवा क्या था अभी अपने पास में, अवशोषण के बारे में बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद में आपके अवशोषण के बाद विशोषण वगैरह है, ठीक है ना, ये मेजर डेफिनेशन है। विशोषण के बाद में आपके अंतरापृष्ठ वगैरह है, इसके बारे में बात हुई थी, ठीक है भाई। अंतरापृष्ठ है, अंतरापृष्ठ के बाद वही आपके धनात्मक और क्या है ऋणात्मक अधिशोषण के बारे में अपन ने पढ़ता, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण के बारे में अपने पास बात हुई थी। तो देखो बोर्ड क्लास के अंदर मैं आपको बताऊं, इस अधिशोषक है, अधिशोष्य है, विशोषण है, अवशोषण है, इनकी डेफिनेशन बहुत बार आपके पूछी हुई है, तो ये परिभाषाएं आपको बहुत अच्छी तरह से देखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट, जैसे अधिशोषण के उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। क्या अधिशोषण के उदाहरण, वैसे तो पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे, बहुत उदाहरण मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस का जो अधिशोषण होता है ना, वो निकल अथवा पैलेडियम जैसी धातुओं की सतह पर आपके हो सकता है, या निकल जैसी धातुओं की सतह पर हो सकता है। दूसरा उदाहरण, वायु की नमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग होता है। इसके अलावा शर्करा के विलयन को रंगीन बनाना ना, कलरलेस बनाना है, तो जानत्व चारकोल का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, वायु की नमी को दूर करना है आपके, तो वायु की नमी को दूर करने के लिए एक डायग्राम आपके इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए ये आपको बताऊं सिलिका जेल हो गई, ठीक है, और इसकी सतह पर ये क्या आ गया भाई आपके वायु आ गई, ठीक है ना। अधिशोषण के उदाहरण पढ़ रहे हो तो इसका मतलब सब क्या होगा, पृष्ठ पर होगा। तो ये क्या हो गया सिलिका जेल, ये क्या आ गया आपका सिलिका जेल, और इसकी सतह पर ये क्या आ गई जल वाष्प, क्या आ गई भाई आपके वायु की नमी, या जिसे क्या कह सकते हैं जल वाष्प अपन लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके क्या मिलेंगे आपको एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये अधिशोषण के उदाहरण आपके होते हैं, क्लियर भाई। तो इस तरह से अधिशोषण के बारे में अपने पास बात हुई, ठीक है। सारी डेफिनेशन वगैरह आपके हो जाती है। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है आपके अधिशोषण में उष्मा गति की संभावनाएं क्या रहती है, उसके बारे में अपन लोग बात पढ़ेंगे, ठीक है। अधिशोषण में क्या है उष्मा गति की संभावनाओं के बारे में पढ़ना। इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, एक समीकरण ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो एक चीज है कि अधिशोषण जो होता है ना वो एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसलिए इसमें आपकी ये जो डेल्टा एच का मान है ना, एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा ऋणात्मक रहता है। इसी तरह से अधिशोषण के अंदर डेल्टा एस का मान भी क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। दोनों मान ऋणात्मक होने की वजह से जो अधिशोषण है ना वो स्वतः प्रक्रम होता है, यानी अपने आप होता है। जैसे मान लीजिए किसी सतह पर गैसों का जो अधिशोषण होता है वहां आपको करवाने की जरूरत नहीं है, अधिशोषण क्या हो जाएगा भाई आपके अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अधिशोषक की सतह पर एक मूल गैसों का अधिशोषण जो होता है ना आपके, जैसे ये मान लीजिए पृष्ठ है, इस पर एक मोल कितनी गैसों का अधिशोषण, एक मोल गैसें अधिशोषित होती है, उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है ना उसे क्या कहते हैं, मोलर अधिशोषण उष्मा कहते हैं। अरे इस अधिशोषक की सतह पर कितनी गैस, एक मोल गैस जब अवशोषित होती है उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है ना वो क्या कहलाती है, मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। तो इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना, उष्मा गति की संभावना क्या क्या है, एक तो आपका डेल्टा जो H है, ये डेल्टा H है, ये भी नेगेटिव में होगा, डेल्टा S ये भी क्या होगा नेगेटिव में। अब इसमें डेल्टा H तो होता है एंथैल्पी परिवर्तन, ये सब 11th में बताए जाते हैं, और डेल्टा S होता है एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा S क्या होता है, एंट्रोपी। क्या जानते हैं एंट्रोपी किसे कहते हैं, एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी निकाय की अव्यवस्थाओं का जो माप होता है ना बेटे उसे एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहा मैंने, एंट्रोपी की क्या परिभाषा बताई, किसी भी निकाय की अव्यवस्था का माप क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है, ठीक है ना। किसी भी निकाय की अव्यवस्थाओं के माप को
अव्यवस्थाओं के माप को अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक एडिशनल परिभाषा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मेन क्या है, ये गिब्स समीकरण है, ध्यान रखना। देखो बोर्ड में पूछा हुआ तो नहीं, फिर भी ध्यान रखना। गिब्स समीकरण क्या होता है, गिब्स समीकरण होता है डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन, और डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी आपके होता है। किसी निकाय की अव्यवस्थाओं का माप क्या होता है, एंट्रोपी होता है। देखो अव्यवस्था बढ़ती जाती है ना, तो एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। एक छोटे से उदाहरण से बताऊं, जब क्लास के अंदर पहला पीरियड होता है ना, तो आप वेल व्यवस्थित बैठे रहते हो, उस समय आपकी एंट्रोपी 0। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, 8वें पीरियड तक पहुंचते हैं, तो आपकी अव्यवस्था भी क्या होती है बेटे, बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब एंट्रोपी का मान भी क्या होता जाता है भाई, आपके बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपके अधिशोषण की उष्मागति की संभावना, ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके अधिशोषण के प्रकार। क्या है, अधिशोषण के प्रकार, ठीक है भाई। अधिशोषण के प्रकार के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो देखिए अधिशोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपके, रासायनिक अधिशोषण। पहला कौन सा है, भौतिक अधिशोषण होता है, और दूसरा कौन सा होता है बेटे, रासायनिक अधिशोषण आपके होता है, ठीक है। देखिए बहुत सरल परिभाषा है। भौतिक अधिशोषण क्या चीज होती है, कि जैसा कि लिखा हुआ आपके, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ, ये क्या है आपके, अधिशोष्य पदार्थ जब दुर्बल बंध से बंधा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण। देखो अपनी केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत खास बात होती है भाई, 2 चीजें जब भी जुड़ती है उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग जरूर होती है। जैसे आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये मान लीजिए कौन, ये चित्र बनाते बात समझ आनी चाहिए, ये क्या है, अधिशोषक है, ठीक है। ये कौन है आपका, अधिशोषक है, ये हो गया अपने अधिशोषक, ठीक है। और इस पर ये कौन आ गए, गैस के अणु आगे, जिससे अपने क्या कहते हैं, अधिशोषक। अब देखो इस अधिशोषक की सतह पर ये जो अधिशोष्य पदार्थ आकर जुड़ेंगे, तो ये तो नेचुरल है भाई साहब, इन दोनों के बीच में कोई न कोई बॉन्डिंग होगी, दोनों के बीच में कोई न कोई बॉन्ड बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखो इस अधिशोषक की सतह पर ये जो अधिशोष्य पदार्थ है ना, किसी दुर्बल बंध से जुड़े, किससे जुड़े आपके, किसी वीक बॉन्ड से जुड़े ना, दुर्बल बंध से जुड़े, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण अपन लोग कहते हैं, ठीक है भाई। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ किसी दुर्बल बंध से जुड़े तो वो क्या होता है, भौतिक अधिशोषण। जैसे चारकोल की सतह पर सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, Cl2 है, इत्यादि गैसों का क्या होता है, अधिशोषण आपके होता है, ठीक है। अब ये दुर्बल बंध कौन सा होता है, वांडरवाल्स बॉन्ड हो सकता है। कौन सा हो सकता है, वांडरवाल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ किससे जुड़ना चाहिए, दुर्बल बॉन्ड से जुड़े, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊं मैं, दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। अब पता चल गया होगा, इसका विपरीत होता है भौतिक का, कि जब अधिशोषक की सतह पर, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ, अधिशोषक की सतह पर कौन आपका, जो अधिशोष्य पदार्थ होता है ना भाई, वो क्या होता है आपके, किसी रासायनिक बॉन्ड या किसी परबल बंध से जुड़े। अरे दुर्बल बंध हो तो बेटे भौतिक अधिशोषण, और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड हो, परबल बॉन्ड, जैसे सहसंयोजक बॉन्ड हो, तो कौन सा होता है, रासायनिक अधिशोषण आपका होता है, ठीक है ना। तो दुर्बल बॉन्ड कौन सा, भौतिक अधिशोषण, परबल बॉन्ड रासायनिक अधिशोषण। जैसे टंगस्टन और कार्बन की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण, जैसे रासायनिक का उदाहरण क्या मिलेगा, टंगस्टन की सतह पर या कार्बन की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण। इसी तरह से निकल है, पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक अधिशोषण के अंदर आते हैं। देखो एक बात बताऊं आपके, ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण है ना भाई साहब, आपके बोर्ड का क्या है, ये आपके बोर्ड का क्या है, कन्फर्म क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बोर्ड के अंदर इसमें से कुछ न कुछ अंतर पूछे जाते हैं। जैसे अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई आपको, वैसे अभी मैं 6-7 अंतर आपको इनके बीच में बताने वाला हूँ। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मध्य कम से कम 6 से 7 कंपैरिजन बताऊंगा। एक बार पढ़ते ही सारे कंपैरिजन क्या होते हैं भाई, याद हो जाते हैं,
ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या अंतर रहते हैं भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के अंदर, देखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के अंदर अंतर की बात अपन लोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें 7-8 अंतर आपके लिखे हुए हैं। अभी पहला अंतर तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी इसकी डेफिनेशन है। देखो भौतिक अधिशोषण में क्या है, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके पहली आपका अंतर हो जाता है, दोनों के बीच में क्या है, दुर्बल बॉन्ड आपके मिलता है। किसमें, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के अंदर। ठीक है, इसी तरह से रासायनिक अधिशोषण के अंदर क्या है, भौतिक में तो दोनों के बीच में कैसा हो गया, दुर्बल बॉन्ड हो गया। रासायनिक अधिशोषण में क्या है आपके पास में, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य कैसा बंध होता है, परबल बंध होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, भौतिक में वांडरवाल हो सकता है, इसमें कौन सा है, सहसंयोजक बंध होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, इसका सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। आपको बताऊं 2013 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उसमें ये पॉइंट पूछा हुआ है। ठीक है ना, क्या है कि भौतिक अधिशोषण क्या है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता। सवाल पूछा था, निम्न में से कौन सा अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता। भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है। आपको के साथ क्यों, ऐसा क्यों है, तो अपन सब जानते हैं। देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ भौतिक अधिशोषण किससे जुड़े हुए हैं, दुर्बल बंध से जुड़े हुए हैं। अरे दुर्बल से जुड़े हुए इसलिए बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ये गैस के अणु वापस क्या होते हैं, विशोषण हो जाता है। इसीलिए देखो आकर जुड़ना और वापस चले जाना, आकर जुड़ना वापस चले जाना, इसलिए कोई विशिष्ट प्रकृति इसके अंदर नहीं होती। जबकि रासायनिक अधिशोषण के अंदर एक बार गैसीय अणु जुड़ गए ना भाई साहब, उसके बाद वो गैसीय अणुओं का वापस विशोषण नहीं होता। इसीलिए भौतिक अधिशोषण को क्या मानते हैं अपन, विशिष्ट प्रकृति का नहीं मानते, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है। तीसरा जो कंपैरिजन है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, उत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय तो नाम से पता चल ही गया होगा, गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं, वापस चले जाते, दोनों दिशाओं में काम हो रहा है भाई। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, दोनों दिशाओं में, है ना। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में भी तो पढ़ते हैं अपन लोग, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः क्रिया कारक बन जाए, उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अपन लोग कहते हैं। तो इसमें दोनों ही बात हो रहा है, अधिशोषण भी हो रहा है, और गर्म करोगे ना इस पर अधिशोषक को तो वापस विशोषण हो जाएगा, इसलिए उत्क्रमणीय। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है, आपके अनुत्क्रमणीय होता है। यानी एक बार हो गया सो हो गया, ये वन वे ट्रैफिक है भाई, एक साइड ही चलेगा। एक बार पृष्ठ पर गैस के अणु आकर जुड़ गए तो आपके फिर वापस नहीं हटेंगे। ठीक है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, कम ताप पर आपके होता है, हाई टेम्परेचर पर तो इसमें विशोषण हो जाता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, उच्च ताप पर होता है, गैस के अणुओं को वापस हटाना ना तो हाई टेम्परेचर चाहिएगा भाई इसमें। उसके बाद फिर इस टेबल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर बता रहा हूं, ये भी आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ पॉइंट है। देखो क्या कहा मैंने, भौतिक अधिशोषण के अंदर अधिशोषण एंथैल्पी का जो मान है ना, वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। यानी भौतिक अधिशोषण करवाने के लिए कम से कम इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऊर्जा और ज्यादा चाहिए क्योंकि विशिष्ट प्रकृति का होता है। तो रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी जो होती है वो कितनी होती है, 80 से लगाकर आपकी कितनी होती है, 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी का मान कितना होता है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है, देखो भौतिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होता है, या तो कम होता है या बुक्स में ये भी लिखा हुआ है संकीर्ण ऊर्जा का मान नहीं होता है। ठीक है ना, जबकि रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना, अब आपको के साथ ये संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए इसकी भी डेफिनेशन आपको थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए कि वह ऊर्जा जिसके द्वारा क्रिया कारक को उत्पाद में बदला जाता है। भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे ये कोई रिएक्शन है A+B से ये मान लो C+D बनता है, तो इसमें क्रिया कारक को उत्पाद में चेंज करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, वो ऊर्जा कौन सी होती है, संकीर्ण ऊर्जा।
वैसे जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ाते हैं आपके रासायनिक बल गति की चौथा यूनिट पढ़ेंगे ना, उसमें संकीर्ण ऊर्जा का पूरा टॉपिक आपको मिलता है, ठीक है ना। तो क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए संकीर्ण ऊर्जा होती है। तो भौतिक अधिशोषण में तो संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा भाई, कम होगा, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिक होगा। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण पर दाब का प्रभाव पड़ता है, रासायनिक अधिशोषण में प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बहुपरतीय होता है। बहुपरतीय मतलब ये अधिशोषक की सतह पर, ये मान लीजिए अधिशोषक की सतह पर एक गैस की लेयर बन गई, इसके ऊपर फिर दूसरी बन सकती है, इसके ऊपर फिर तीसरी बन सकती है, चौथी बन सकती है। इसीलिए भौतिक अधिशोषण क्या माना जाता है, बहुपरतीय होता है। कैसा होता है, बहुपरतीय आपके होता है, ठीक है ना। उसके बाद रासायनिक अधिशोषण, अब अपन सब जानते हैं ये विशिष्ट प्रकृति का होता है, इसलिए इस पृष्ठ पर सिर्फ एक लेयर बन सकती है। क्या बन सकती है, एक लेयर आपके बन सकती है। तो ये बहुपरतीय है। ये कैसा है बेटे, एक परतीय आपके होता है। तो ये आपका फिजिकल एट्रोप्शन एंड केमिकल, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं। फिर कह रहा हूं ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आरपीएससी के अंदर इसमें क्वेश्चन आपके पूछे हुए, नीट के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। जो मैंने 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए वो विशेष रूप से आप ध्यान रखना। कौन कौन सा, एक तो देखो सेकंड पॉइंट ये जो आपके विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये विशिष्ट प्रकृति का होता है। एक ये उत्क्रमणीय वाला भी ध्यान रखना, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, तो ये कैसा है, अनुत्क्रमणीय आपके होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अधिशोषण एंथैल्पी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अधिशोषण एंथैल्पी। भौतिक में कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, और इसमें कितनी होती है, 80 से लगाकर कितनी होती है, 240 किलो जूल प्रति मोल के आसपास आपके अधिशोषण एंथैल्पी होती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके भौतिक अधिशोषण, और रासायनिक अधिशोषण में क्या होते हैं भाई, आपके कंपेरिजन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, देखिए अगला जो अपने पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो अपने है ही इनमें कंपैरिजन, लेकिन जो मेन चीज पढ़नी है वो है भौतिक अधिशोषण, ठीक है भाई। तो देखिए अगला जो टॉपिक है मैं भी बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है, बाकी बात तो नेक्स्ट कालांश के अंदर होगी। वो है अपने पास में भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक या ठोस अधिशोषक की सतह पर आपकी गैसों का अधिशोषण। ठोस अधिशोषक की सतह पर गैसों का क्या रहेगा भाई, अधिशोषण आपके रहेगा। यानी अधिशोषण को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं प्रभावित करने वाले फैक्टरों में, जैसा एक तो लिखा हुआ ये विशिष्टता की कमी है आपके, ठीक है ना, किसकी, आपके विशिष्टता की कमी होती है, ठीक है। इसके अलावा और बताऊं कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं आपके अधिशोष्य की प्रकृति। कौन सा हो सकता है, अधिशोष्य की प्रकृति हो सकती है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर हो सकता है अधिशोषक की प्रकृति। तीसरा क्या हो सकता है आपके, अधिशोषक की प्रकृति आपके हो सकता है। आगे बात सुन में, अधिशोषक की क्या है, प्रकृति आपके हो सकता है। इसके अलावा चौथा बताता हूं आपके दाब का प्रभाव, किसका इफेक्ट, दाब का प्रभाव प्रभावित करने वाले कारकों में हो सकता है। और बताऊं आपको पांचवा हो सकता है आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव होता है, ठीक है। छठा आपको बता रहा हूं जो इफेक्ट होता है वो होता है आपके अधिशोषक का संक्रियण। क्या हो सकता है, अधिशोषक का संक्रियण आपके हो सकता है। समझ गए भी बात को, अधिशोषक का क्या हो सकता है, संक्रियण आपके पास होता है। ये अधिशोषक का संक्रियण। तो ये कुछ 6 फैक्टर हैं भाई आपके पास जो क्या करते हैं, आपके अधिशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। जैसे विशिष्टता की कमी हो सकता है, ठीक है ना, अधिशोष्य की प्रकृति है, अधिशोषक की प्रकृति है, दाब का प्रभाव है, किसका है, ताप का प्रभाव है, अधिशोषक का क्या है, संक्रियण है। ये फैक्टर जो है क्या कर सकते हैं भाई, आपके अधिशोषण को प्रभावित आपके करते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो फैक्टर हैं अपने पास में, ये अपन क्या करेंगे नेक्स्ट कालांश के अंदर इसको अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई।
तो जो चीज़ बात को बताई गई है उसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। विशेषकर इसमें जो आपके बताई गई है वो क्या है, आपके डेफिनेशन वगैरह है, उनको अपने को क्या करना है, अच्छी तरह से आपके पढ़ना है, ठीक है भाई। तो जो वीडियो आपके दिया गया है अभी शुरुआती कालांश से अपनी, इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। और जो आपके पीडीएफ या जो भी आपको नोट्स मिलते हैं जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आपके मिलेंगे, ठीक है ना। तो और अच्छी तरह से आप इस चीज़ को देखिए, पढ़िए। धन्यवाद।